लोग क्या कहते हैं जी, क्या वो सुनना चाहिए ना कि लोगों की क्या आवाज़ है। कामरान गुलाम के खेल बाबर आजम के ड्रॉप होने पर तो कुछ इस हवाले से भी लोगों की राय भी है। सवेरा मेरा ख्याल वो भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। क्या कहते हैं जी लोग, सुनते हैं। बहुत अच्छा किया है कि इसको निकाल के इसको पता चलेगा कि यार क्रिकेट क्या चीज़ होती है, आवाम का क्या दिल होता है, ठीक है, और क्या सोच के वो स्टेडियम के अंदर मैच देखने जाते हैं। पिछले 8-9 साल से बाबर आजम मसलसल परफॉर्मेंस देता आ रहा है, ठीक है। इंसान के साथ कभी बैड लक हो जाती है, कभी गुड लक भी होती है। बाबर आजम ने अगर जितने भी स्कोर किए हैं सब के सब बाहर के मुल्कों में हैं। जितनी देर का बाबर आजम खेल रहा है ना, उसको इस टाइम जो उसकी स्पीड होनी चाहिए रन बनाने की, वो तकरीबन 300 के स्ट्राइक रेट से होनी चाहिए। वो हार्दिक पांड्या देखे बच्चा था तब भी तेज़ खेलता था, अब वो छक्के मारने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानी टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी रह ही नहीं गया है शाहिद अफरीदी के बाद से कि कोई तेज़ खेल सके। बाबर आजम दुनिया का वाहिद बैट्समैन है जो 3 साल मेरे ख्याल में 1 नंबर पे रहा है। विराट कोहली इंडिया का, उसके बुरी परफॉर्मेंस होने के बावजूद 3 साल तक किसी ने टीम से ड्रॉप नहीं किया, तो बाबर आजम को इस तरह ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। अब तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि कौन किसके साथ है। सरफराज की टीम होती थी, हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती, ठीक है। उसको जीतने के बाद श्रीलंका आया हमारे मुल्क में, T20 आ रहे, हमने सरफराज को उठा के बाहर फेंक दिया। आप इतने सीनियर बंदे को आप बाहर उठा के बिठा दो तो वो देखें ना, लोग क्या सोचते हैं जी, कैप्टन ही है वो टीम का, उसकी वो इशारों पे चलते हैं। जो प्लेयर वो कोई भी है, जब उसकी अपनी ज़ात मुल्क की ज़ात से ऊपर हो जाती है ना, तो उसको ड्रॉप क्या करना, उसको निकाल देना चाहिए। हम इस वक्त वर्स्ट एवर पोजीशन पे हैं, 9th टेस्ट में हैं। वी आर टॉपिंग फ्रॉम द बॉटम। अब कर रहा है ना कामरान गुलाम इस वक्त स्कोर। बड़े मिक्स्ड रिव्यूज हैं। हाँ। हाफिज, कुछ लोग इस फेवर में हैं, कुछ लोग इस फेवर में नहीं हैं। इकबाल साहब, क्योंकि हम डिस्कशन तो दूसरी तरफ ले जा चुके थे, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि अभी ज़्यादा ज़रूरत थी कि बाबर को खिलाया जाए। एज अ सीनियर प्लेयर मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब कंटिन्यूसली एक प्लेयर की फॉर्म नहीं होती, बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, कि खेल से दूर कर देना चाहिए उस खिलाड़ी को, कि थोड़ी देर वो जब बाहर बैठ के देखता है तो उसका लेवल ऑफ हंगर एक डिफरेंट हो जाता है और वो वापस एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से कम बैक कर सकता है। सवेरा विलिंगनेस के साथ होना चाहिए, प्लेयर के साथ बातचीत करके वो अगर विलिंग है कि हाँ ठीक है मुझे भी रेस्ट करना चाहिए और आपकी बात दुरुस्त है, तो उसको आप उसको रेस्ट करा दें। मेरा इससे इख्तलाफ नहीं है, रेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बहुत क्रिकेट है और खिलाड़ी जब फॉर्म में होता है तो उसको समझ नहीं लगती, वो हर मैच खेलने के लिए तैयार हो जाता है। जब फिर बैड पैच आता है तो फिर उसको परेशानी शुरू हो जाती है। तो इसलिए रेस्ट करके, लेकिन एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं कि वक्त आया तो बाबर और शाहीन और एक साथ सब अब देखिए, इस वक्त मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कल आपको ये पिच धोखा दे देती है, नहीं आपके स्पिनर्स जो हैं वो तीनों, जो 2 या 3 स्पिनर आप 3 स्पिनर खिला रहे हैं, वो उनमें से 1.5 साल 2 साल तक किसी ने टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं है, ठीक है। तो अब वो अगर फर्ज कर लीजिए वो नहीं एडजस्ट कर पाए या नहीं आउट कर पाए और आपको फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ गई, जैसा कि इंग्लैंड ने के फास्ट बॉलरों ने बहुत अच्छा वर्कआउट किया आपके बैट्समैनों के ऊपर, तो अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो अब आपके पास एक बॉलर है, आप उसके साथ साइम अयूब मेरे ख्याल है नया बॉल करेंगे जो मुझे नज़र आ रहा है, तो वो फिर आपको कमी महसूस होगी। तो टीम की सिलेक्शन करते वक्त इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम हमारा बैकअप क्या है। हम एक फास्ट बॉलर को आप रख लेते हैं, एक स्पिनर कम कर लेते हैं, जगह बन जाती है प्लेयरों की। ऐसी बात नहीं है, आप टीम की कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह बनाएं तो कामरान गुलाम भी खेल सकता था, ऐसा नहीं है। इकबाल साहब, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, क्या इसने ये फैसला करना है कि पिच कौन सा होगा, पिच कैसा होगा? सिलेक्शन कमेटी ही ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी होगी? तो फिर इतने भारी भरकम मुआवजों पर गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की क्या ज़रूरत है? और कोचेस जो आप लाते हैं उसका काम थोड़ी है पिच बनाना यार, उसका तो काम है टीम के कम्बिनेशन को तैयार करना, टीम के अंदर जो खामियां हैं वो तैयार करना, और जो जिस अपोजिशन के साथ आपका मैच होना उसकी अच्छाई बुराई, उन प्लेयरों की गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स बताना और प्लेयरों को मोटिवेट करना, ये काम है ना उनका। ये काम थोड़ी है कि जाके वो पिच खड़े होकर पिच बनाएंगे कि नहीं, ये तो पूरा जिस दिन आइटनरी बनती है और पाकिस्तान को पता है कि अब आज से 2 महीने बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आज से उसकी तैयारी होनी चाहिए ना।
और या किसी टीम ने आना है तो हमारे पास इसका प्लान अभी से बनना चाहिए कि हमने लाहौर में टेस्ट मैच कराना है, पिंडी में कराना है और फैसलाबाद में कराना है। अच्छा, वहाँ कैसी विकेटें होनी चाहिए, उसी तरीके से फिर आपकी इंस्ट्रक्शन पास ऑन होती हैं और फिर उसी तरीके से तो ये कप्तान, मैनेजर, कोच, ये जो जितना अमला है ना, ये सब इन सबको बैठना चाहिए 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, और ये डिसाइड करना चाहिए कि हमने कैसे आने वाले दिनों में प्रिपरेशन करनी है और फिर उसी तरह से अपनी टीम की फॉर्मेशन भी करनी चाहिए कि हमें पता है कि फैसलाबाद में हमने तेज विकेट पे खेलना है तो हमको फास्ट बॉलर जो है तैयार करने हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में देखने हैं कि कोई अच्छे नए फास्ट बॉलर आ रहे हैं तो उनको देखना है। तो एक लंबा प्रोसेस है जिसको हम करते ही नहीं है यहाँ पर। हम तो लास्ट मोमेंट पे सब चीज़ जंप करते हैं ना, कैंप भी लगता है तो हमारा लास्ट मोमेंट लगता है, चीज़ें भी होती हैं तो है पैसे चीज़ें, तो ये ज़रा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो लॉन्ग टर्म तो होता ही नहीं ना इकबाल साहब, कुछ मतलब आप पिछले जो साल गुजरे उसमें उठा के देखें, द नंबर ऑफ चेयरमैन दैट वी हैव चेंज, सिलेक्शन कमेटी, मगर इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी है, जो अभी हाफिज पूछ रहे थे आपसे कि ओवर पावर कर देते हैं हम, पहले हमने कोचेस को ओवर पावर कर दिया था, इस वक्त सिलेक्शन कमेटी इतनी ओवर पावर्ड है कि वो स्क्वाड तो सिलेक्ट कर ही रही है, 11 सेलेक्ट करने के लिए भी सिलेक्शन कमेटी जो है वो फोकस कर रही है और उसकी वीटो चल रही है उस पर। टोनी हेमिंग से जो क्यूरेटर हैं, हेड क्यूरेटर हैं, उनसे भी सिलेक्शन कमेटी बात कर रही है कि हमारी पिच की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो एकदम से एक जगह एक चीज को इतना ओवर पावर कर देते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं, बिल्कुल गलत है। हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, सिलेक्शन कमेटी का काम है स्क्वाड सेलेक्ट करना, कैप्टन का काम है, मैनेजर और कोच का काम है प्लेइंग 11 तैयार करना। ठीक है, स्क्वाड के अंदर भी मशावरत ज़रूरी है, कैप्टन के साथ मशावरत ज़रूर करनी चाहिए और 11 की जो है वो फुल अथॉरिटी है कैप्टन की और कोच की कि वो जो मर्जी चाहे उसमें से अपना कम्बिनेशन बनाए और खिलाएं। नहीं, अभी इस वक्त नहीं हो रहा ना ऐसे। और उसी के साथ ही जब हम सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, इससे पहले आपने कभी किसी सिलेक्शन कमेटी में फॉर्मर अंपायर देखे हैं या ये हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं? ये बहुत, अभी मैंने तो ऐसे भी मतलब एनालिस्ट भी नहीं देखे कहीं। अभी तो एनालिस्ट भी आपके मेंबर्स हैं सिलेक्शन कमेटी के, और 8 जी 26 मैंने अभी नासिर हुसैन का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, 26 सेलेक्टर्स जो है पाकिस्तान के अब तक ये पिछले 4-5 महीनों में पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट करते रहे हैं। बिल्कुल। तो अब ये तो कहीं दुनिया में नहीं होता ना ऐसा। सिलेक्शन कमेटी का काम बहुत मुश्किल है। देखिए, ये आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। आपको न सिर्फ प्रेजेंट टीम तैयार करनी है अपोजिशन को सामने रखते हुए, बल्कि फ्यूचर के लिए भी जो आगे स्क्वाड्स जाने हैं, तैयार करने हैं, अंडर 19 से लड़के निकालने हैं, आपको एक साइकिल चलाना है, पूरा एक साइकिल है जो चलता है। और अच्छा, अगर वो साइकिल अंडर 19 से अंडर 16 से शुरू करते हैं। जी इकबाल कासिम साहब, कथा कलामी की मादर चाहूँगा, ये जब आपने सिलेक्शन कमेटी की, हमारी तो जूनियर सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं है, हमारी सिलेक्शन कमेटी का कोई चीफ भी नहीं है, एक बात ये है। दूसरी ये है कि जब हम खिलाड़ियों के रद्द-ए-अमल को देखते हैं तो आप समझते हैं कि किसी भी एक खिलाड़ी के ड्रॉप किए जाने पर, जैसे कि बाबर आजम ड्रॉप हुए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है ना फ़खर जमान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया कि विराट कोहली नहीं हुए थे, ये कर दिए गए। तो आपको लगता है कि ये इससे खिलाड़ियों का एतमाद ख़राब होगा, टीम में इसका बुरा असर पड़ेगा और खिलाड़ियों को इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? ये क्या एक अच्छी मिसाल है? देखें, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ये हमारी बोर्ड की कमज़ोरी है कि माजी में ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, ना कभी कोई जो होता है वो हश-हश पप करके नीचे गिरा देते हैं। किसी की गलती हो, किसी कुछ हो। इससे पहले कितने बयानात शहनशाह आफरीदी ने दिए, शाहीन आफरीदी ने, वो ट्विटर के ऊपर भी कि वो मेरी कब अपनी आपस में इनके एक्सचेंज होते रहे हैं। और तो मकसद कहने का ये है कि अब फ़खर ने अगर ये बात कही है तो यू शुड इमीडिएटली अपोलोजाइज टू द पीसीबी, बस सिंपल सी बात है। अब इसका और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि गलती तो कर गए। अब गलती कर गए तो फ़ौरन माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, जी मुझे, हाँ मैं कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, आई एम वेरी सॉरी, इन फ्यूचर में ख्याल करूँगा। बस इतनी सी बात, अगर ये बात वो कह दें और राइटिंग में लिख के दें, बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई गलत काम तो हो ही गया है ना, अब गलत काम हो गया है तो इसकी 2 चीज़ें, या तो बोर्ड सज़ा दे दे उनको या माफ़ कर दे।